चलो आ जाओ सारे लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका नाम क्या था, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। जैसे देखो आप सभी लोगों को बता दूं, मैं क्या बता दूं कि एक मिनट, कि जैसे आपको मैंने ये लिंक दिया था, ये लिंक के ऊपर अब आप जा सकते हैं। लिंक को अगर आप जाएंगे, जैसे आप विजिट करेंगे इस लिंक को, ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड नोट्स के मदद से आपको जो चैप्टर नंबर 1 के नोट्स थे अपने, वो पूरे एक ही पीडीएफ में मैंने अपलोड कर दिया हो, ठीक है ना। आपके टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक डाल के रखा हूं मैंने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो और क्या, तो और अगर है ना, यहाँ पे है ना एक ऑडिट ट्रैकर भी है, तो ये ट्रैकर भी आपके साथ साथ लेक्चर के साथ साथ अपडेट होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 1 एंड हुआ, चैप्टर 11 स्टार्ट हुआ, एथिक्स, नीड और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपन ने चालू किया था। फिर आज क्या आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का पार्ट 2 और जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकेस बाद में आपको दिक्कत जाती है तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप यहां से आसानी से देख सकते हो कि कहां पे कौन से लेक्चर में कौन सा चैप्टर हुआ है। आपको जो अपलोड होते हैं वो ऐसे होते हैं क्या, L1 L2 L10 के नाम से अपलोड हो रहे हैं क्या? अभी आपके ऊपर अपलोड होना चालू हुए क्या? पहली बात तो नहीं हुआ है ना, अभी तो YouTube पे है तो इसलिए कुछ नहीं ना। चलो ठीक है, चलिए आ जाओ। अभी कल आप लोग नोट्स बोल रहे थे कि एक दो लोगों को मैसेज, कौन से नोट्स चाहिए थे आपको? चैप्टर 11 के चाहिए थे क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं शेयर कर दूंगा। कल छुट्टी है ना आपकी कि कल क्लास लेना है? अकाउंट्स का है क्लास आपका? अच्छा बढ़िया, ऑल द बेस्ट। आओ, मतलब वाओ ऐसा। चलो ध्यान दो, बात करेंगे एथिक्स से रिलेटेड। अभी मैं नहीं लूंगा, मैं अगले संडे वगैरह से देखूंगा, अभी नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब ये संडे नहीं लूंगा ऐसा मैं बोल रहा हूं। आओ ध्यान दो। अच्छा मतलब बाकी सब्जेक्ट और मेरा सब्जेक्ट ऐसे ही, हाँ मतलब हद ही हो गई है। तो मेरा तो बहुत पीछे है, मेरे को तो कितना समय लगेगा कंप्लीट करने, है ना। आओ, मजाक कर रहा हूं, देखेंगे अपन, है ना, तब का तब देखेंगे। चलो आओ देखिए, एथिक्स से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। एथिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स जो गवर्न करता है बेटा किसके बिहेवियर को, पर्सन के बिहेवियर को, उसको मॉरल्स बोला गया था। क्या मॉरल्स को हमने कभी कभार लगाना चाहिए या अपने हैबिट में ही डाल देना चाहिए? हैबिट में ही डाल देना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत है क्या बेटा? हाँ, सारे प्रोफेशंस, देखो सोसाइटी अपने ऊपर विश्वास रखती है, कहीं उनके साथ विश्वासघात ना हो जाए, इसलिए क्या जरूरी है, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ओके, फिर अपन ने पढ़ना चालू किया था कौन सी चीजें, अपन ने सीधा पढ़ना चालू किया था यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, एक बार सारे लोग एक सुर में एक ताल में बोलेंगे। इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल and due care, integrity, objectivity, confidentiality, professional competence and due care and professional behavior। कल मैंने आपके साथ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात किया था जहां पे मैंने आपसे कहा था कि ड्यूरिंग द ऑडिट अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है तो मैंने वो क्या नहीं करना चाहिए, थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। समझना, लेकिन ध्यान देना, थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। लेकिन कब ये मैं इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता हूं, जब लॉ अलाउ करता है या मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है डिस्क्लोज करने की, तब मैं बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे 143(12) में जो फ्रॉड से रिगार्डिंग है ना, वो ड्यूटी इंपोज की गई है किसके ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर, कि अगर आपको फ्रॉड नजर आया, देखो सिर्फ सीए के ऊपर वो नहीं है, आप अगर बाद में देखोगे तो कॉस्ट अकाउंटेंट और जो सीएस होता है ना, उनके ऊपर भी मुटैडिस मुटेंडिस वो सेक्शन अप्लाई होता है, बराबर ना, मतलब एज इट इज वो सेक्शन अप्लाई होता है। तो बेसिकली क्या बोला, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो ऑडिट करने आए हैं, अगर उनको फ्रॉड के बारे में पता चलता है तो ये उनके ऊपर जिम्मेवारी है, ये उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने किसको बताना चाहिए, बताइए जल्दी से, उन्होंने बताना चाहिए गवर्नमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। एकदम इजी। यस सर। फिर अपन ने पढ़ा था कौन सा, ये हुआ था कॉन्फिडेंशियलिटी के रिगार्डिंग। फिर अपन ने पढ़ना चालू किया था ऑब्जेक्टिविटी।
पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि एक प्रोफेशनल क्या नहीं होना चाहिए बेटा, बायस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बोलो, बायस नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण मैं बायसनेस हो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। जैसे मान लो मैंने अपने क्लाइंट को अकाउंट्स कीपिंग बुक कीपिंग की सर्विसेज दिया, मैं बोलता हूं मैं ही तेरा ऑडिट करूंगा। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, आपने ही अगर अकाउंटिंग की सर्विसेज दी है तो क्या आप सही में उस अकाउंट्स में फ्रॉड ढूंढ पाएंगे, सही में उस अकाउंट्स में एरर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यहां पे आपका क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जहां जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है ना, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर होती है। क्या होती है बोलो, ऑब्जेक्टिविटी हैम्पर होती है। ठीक है, ओके। अब देखो, नॉट टू अंडरटेक एक्टिविटी, अगर उसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि अगर मेरा जो जजमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर ये इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी भी वे से, तो मैंने ऐसा कोई भी काम करना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं करना चाहिए। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं ना, आपको पता होगा बीच में अदानी के साथ बड़े खेल हुए थे, है ना। जब वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब बहुत ज्यादा खेल हुए थे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में सब कुछ, बहुत सारी चीजें तो वैलिड थी, लेकिन एक सवाल उसके अंदर उठाया गया था। क्या? कि जब इतनी सारी प्रोफेशनली कंपिटेंस वाली फर्म है, इतनी बिग फोर्स है, सब कुछ है, तो आपने एक छोटी सी पार्टनरशिप फर्म को इतने बड़े कंपनी का ऑडिट कैसे दे दिया जिसमें केवल 2 पार्टनर्स है, और ये 2 पार्टनर्स भी 3 या 4 साल पहले ही क्या बने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। अब समझ रहे बात को? मेरे हिसाब से वैलिड प्रश्न था। देखो, वो सीए की एबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, वो उसके एक्सपीरियंस के ऊपर सवाल उठा रहे, बराबर ना। अब अगर मैं मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे को 10 साल हो गए इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर करके, अब कोई नया चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है जिसको 2 साल हुए हैं, नो डाउट कि वो बहुत ज्यादा केपेबल है, बहुत ज्यादा कंपिटेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस तो बेटा समय के साथ साथ धीरे धीरे ही गेन होता है। एक्सपीरियंस काम के साथ साथ धीरे धीरे ही गेन होता है। देखो, कुछ लोग तो डेफिनेटली होंगे जो लोग क्या किए होंगे, ज्यादा काम किए होंगे, बिग फोर्स में बड़े बड़े ऑडिट संभाले होंगे आर्टिकलशिप में, तो उनका एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मायने रखता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूं कि 10 साल, और अगर इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स है तो आपने ऐसे फर्म्स को क्यों दिया? क्यों? तो वहां पे ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। कहां पे, किसके ऊपर बताइए? ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं हमारे ऑडिटर बायस तो नहीं है इनके, मतलब ये क्या दे रहे, रीजनेबल अश्योरेंस तो दे दिया, जबकि एक्चुअल में रीजनेबल अश्योरेंस देना था क्या? नहीं सर, नहीं देना था। अब समझ पा रहे हैं बात को, है ना? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखो क्या बोल के रखा है, इंटीग्रिटी। क्या बोल रखा है बोलो जल्दी से, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ क्या होता है कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। मतलब इसने फेल नहीं, फेयर डीलिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? फेयर डीलिंग इसने करना चाहिए। मतलब गलत गलत बातें इसने ना करो भैया, जो जिस पोजीशन में ओपिनियन देना है आपने वही ओपिनियन को देना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, तो आप कैसा ओपिनियन देंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन।
हेलो हेलो, चलो आ जाओ। तो मैंने क्या कहा बताइए जल्दी से। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आए तो मैं देता हूं अपना मॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मैं देता हूं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो इसको मतलब ऐसा कोई भी गलत काम करने के लिए, अगर मैं मान लो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके बावजूद भी मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन अगर देता हूं, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लगता नहीं मेरी इंटीग्रिटी मैंने हैम्पर किया हो? यस सर, इंटीग्रिटी हैम्पर किया, ठीक है ना। ओके चलो, फिर उसके बाद क्या बोला गया? फिर बोला गया था कि जो ऑडिटर होता है ये किसी भी ऐसे रिटर्न रिपोर्ट या कम्युनिकेशन से वास्ता नहीं रखना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए जो अपने आप में क्या हो, मटेरियल फॉल्स हो या मिसलीड करे किसी को या ओमिशन करे, ऐसे किसी भी चीज से आपका वास्ता नहीं होना चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है, ठीक है ना। चलो सर एकदम इजी इजी, चलो आ जाइए। अब आपको रीड करवाऊंगा, इतना कल अपन ने पढ़ लिया था तो अभी इसको सिर्फ और सिर्फ रीड करना है अपने को। देखो सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रिटी के बारे में। देखिए, द प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी विच रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। क्या होना चाहिए बताइए? अकाउंटेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है सर। इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। मतलब आपने सिंपल सी बात है, सही सही जो डीलिंग है, फेयर डीलिंग है वो आप करो। आपने झूठ बोलना है क्या? नहीं सर, आपने झूठ नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएट। मतलब आपको पता होने के बावजूद आप एसोसिएट नहीं होना चाहिए किससे? रिपोर्ट, रिटर्न या कम्युनिकेशन या अदर इंफॉर्मेशन से जो अकाउंटेंट बिलीव करता है कि ये इंफॉर्मेशन में भयंकर मटेरियल गलतियां है, मतलब ऐसी गलती जो सामने वाले का डिसीजन बदल दे, या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, झूठे झूठे वादे है, स्टेटमेंट है, या ऐसे स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन है जो नेग्लिजेंटली किए गए, या कुछ ओमिशन है या ऑब्स्क्योर्स है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बट वो इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा इसका कहना है। वेयर सच ओमिशन या ऑब्सर्टी वुड बी मिसलीडिंग। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये इंफॉर्मेशन के होने या ना होने से जब सामने वाला मिसलीड हो जाए तो मैं कहूंगा वहां पे क्या हैम्पर हुआ है? आपका इंटीग्रिटी हैम्पर हुआ है। क्या हुआ है बोलो जल्दी से? इंटीग्रिटी हैम्पर हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। किसके वजह से? बिकॉज ऑफ बायसनेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। तो दूसरे के बहकावे में आके मैंने क्या नहीं करना चाहिए? गलत गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, गलत गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। ओके सर, नेक्स्ट देखिए, it requires that professional accountant shall not undertake professional activity if circumstances या relationship unduly influences accountant professional judgment regarding the activity। मतलब सिंपल सी बात है कि मैं जो काम करने के लिए आया हूं, जैसे अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए आया हूं तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जजमेंट लूंगा, लेकिन अगर मेरे जजमेंट पे कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर सकता है तो मैं कहूंगा क्या मौजूद नहीं है यहां पे? बताइए सर, यहां पे ऑब्जेक्टिविटी मौजूद नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, ऑब्जेक्टिविटी मौजूद नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ, फिर देखो क्या बोला जा रहा है यहां पे। फिर यहां पे बोला गया है कि प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या बोला जा रहा है? बोलो जल्दी से, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या अर्थ होता है कि एक अगर प्रैक्टिशनर है, एक अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो उसने ऑल टाइम प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो, उसने ऑल टाइम प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं अपनी टीम के साथ, है ना, तो ऐसे केस के अंदर मैं कैजुअल वेयर पहन के नहीं जा सकता। स्लोगन्स लिखे हुए मेरे टी शर्ट पे, प्यार एक धोखा है ना, ऐसे ऐसे सब पहन के मैं जा रहा हूं वहां पे ऑडिट करने। सही लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं सर, नहीं लगता है। मतलब ऐसे काम जो आपके प्रोफेशन को डिस्क्रेडिट लाए, आपने वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे वो क्या नाम था, एक वो टेररिस्ट का नाम था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो बमबारी किया उसने। अच्छा ही कुछ तो, क्या
याकूब मेनन, बिल्कुल सही बोल रही है। तो अब देखो मैं क्या, ये क्या प्रोफेशनल सीए में क्या बॉम्ब बनाना सिखाते क्या आपको? नहीं ना। तो ये क्या हुआ बताइए जल्दी से, ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं हुआ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो ऐसा आपने कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे डिस्क्रेडिट आए हमारे प्रोफेशन के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? प्रोफेशन के ऊपर। ठीक है, देखो सर वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंप्लाई करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अवॉइड करो ऐसी हरकतें जो डिस्क्रेडिट यानी कि हमारे प्रोफेशन के नाम को खराब करे। ठीक है ना, आप धरना डाल रहे हो बेटा, है ना, मतलब धरना तो डालो ठीक है, पर सीए नाम यूज मत करो उसके आगे, बाकी जो करना है करो, है ना, ऐसी हरकतें मत कीजिए। उसके बाद देखो क्या, सीए शुड नॉट एंगेज इन एनी एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला यहां पे? बोलो किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में आप एंगेज मत होना जो इंपेयर करता है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रेप्यूटेशन हमारे आईसीए का। मतलब इनका कहना है कि आप ऐसे कोई भी हरकतों में इन्वॉल्व मत होना। आप बॉम्ब बना रहे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे, नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे कोई भी एक्टिविटी में एंगेज मत हो जाना जिससे हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रेप्यूटेशन के ऊपर क्या आए? बोलो जल्दी से, आँच आए, प्रॉब्लम आए। ऐसे आपने कोई भी हरकत नहीं करना है। इसे क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या बोला जाता है? बोलो प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, ओके। अब देखो एक सवाल ध्यान देना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत सारी ड्यूटीज होती है बेटा, है ना। ये आप लोगों ने सेक्शन नंबर 143 के अंदर पढ़े होंगे कंपनीज एक्ट के, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत सारी ड्यूटीज है। पहला है ड्यूटी टू इंक्वायर। इंक्वायर में ए से एडवांसेस, बी से बुक एंट्री, ऐसा कुछ पढ़ेगा आपने, सी से फॉर कैश, है ना, डी से डिपॉजिट, है ना, ये सब चीजें। अब अगर मैं बात करूं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटीज होती है, उसी प्रकार से एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि अगर मैं कोई फर्म में काम करने जा रहा हूं और इससे पहले मैं वहां पे ऑडिटर नहीं था ना, तो प्रीवियस ऑडिटर से मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि भैया मैं अब आ चुका हूं और तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रहा, ऐसा तो नहीं कि ये क्लाइंट छोटा है ये फीस ही नहीं देता अपने को, है ना। तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपने क्या करना है? कम्युनिकेट करना है प्रीवियस ऑडिटर से। आप समझ रहे क्या बात को जो मैं कह रहा हूं, है ना? यस। अब अगर मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है और वो इन ड्यूटी जो किसके द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा इंपोज्ड है, वो ड्यूटी को अगर फॉलो नहीं करता है, तो मुझे बताइए क्या, कौन सा बिहेवियर, मतलब कौन सी चीजें अफेक्ट होने वाली है? फंडामेंटल प्रिंसिपल में प्रोफेशनल बिहेवियर अफेक्ट होने वाला है। समझ रहे आप बात को? इस बार के एमसीक्यू में इसके ऊपर ऐसा सवाल आया था कि अब इन्होंने क्या किया, जैसे यहां पे लिख के रखा है ना, सीए शुड कंप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब ड्यूटीज को कंप्लाई करो। अब ड्यूटीज में एक ड्यूटी डाल दी और बोला कि बताओ अगर इसको फॉलो नहीं किया तो सीए ने किसका उल्लंघन किया? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, समझ रहे क्या? अरे बोलो ना जल्दी से, समझ रहे क्या, है ना? यस सर, आ जाओ, इसको रीड कराऊंगा आपको। देखो क्या प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात चल रही है यहां पे। क्या कहता है ये? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विथ रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। जो भी आपके रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन है ना, उसको आप क्या करोगे? बोलो कंप्लाई करोगे। कंप्लाई का अर्थ क्या होता है बेटा जी? फॉलो करोगे। ठीक है ना? यस। उसके बाद देखो, एंड अवॉइड एनी कंडक्ट that accountant knows or should know might bring discredit to profession। मतलब आप अवॉइड करो ऐसी कोई भी हरकत है जिससे क्या हो? डिस्क्रेडिट आए भैया जी हमारे प्रोफेशन के ऊपर। The professional accountant shall not knowingly engage in any employment, occupation, activity that impairs or might impair integrity, objectivity or good reputation of profession and as a result would be incompatible in the fundamental principles। तो आपने कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करना है जिसके कारण हमारे प्रोफेशन में डिस्क्रेडिट आए, ऐसा कहता है कौन? प्रोफेशनल बिहेवियर। समझ रहे क्या आप बात को? बोलो जल्दी से, इजी पीजी एकदम। यस सर। अब देखो, अब बात करेंगे किसके बारे में? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। किसके बारे में? बोलो जल्दी से, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। देखो क्या सर यहां पे बोला जा रहा है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है इसने मेंटेन करना है नॉलेज एंड स्किल जो इंश्योर करे कि क्लाइंट को कंपिटेंट सर्विसेज मिले।
जैसे कि 2017 की बात है बेटा, वैट सर्विस टैक्स को मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट से हटा के उसके जगह क्या ला लिया गया था, जीएसटी ला लिया गया था। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या बोलना चाहिए, नहीं यार जब मैं सीए बना तब तो वैट और सर्विस टैक्स ही था, तो मैं वैट सर्विस टैक्स ही करूंगा, मैं जीएसटी नहीं करूंगा। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। आप समझ रहे, मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर जमाना बदल रहा है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बदलना है क्या, हाँ, क्या उसको भी रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से अपडेट होते रहना पड़ता है क्या, बिल्कुल। जैसे अचानक से मोदी जी आ गए और 500,000 की नोट बंद कर दिए, तो अब क्लाइंट बाय डिफॉल्ट किसको फोन करेंगे बेटा, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करेंगे, सीए को फोन करेंगे। तो सीए ये नहीं बोल सकता बाद में देखेंगे ना 2-4 दिन बाद, अभी मेरे को शांति से सोने दे रात में, ऐसा बोल सकता है क्या, नहीं। उसकी ड्यूटी है बेटा क्या करने की, बताइए जल्दी से, प्रोफेशनली कंपीट होने की। मतलब जो भी रेलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे ना, तो ये हमें क्या करना है, हमें उसको पढ़ना है, समझना है और फॉलो भी करना है। क्या कहा मैंने, बोलो, पढ़ना, समझना, फॉलो करना, पढ़ना, समझना, फॉलो करना, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। तो हमारे क्लाइंट को सही अच्छी सर्विसेज मिले, कंपिटेंट सर्विसेज मिले एज पर स्टैंडर्ड, ऐसा अर्थ होता है किसका, प्रोफेशनल कंपिटेंस का। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड ऑलवेज बी प्रोफेशनली कंपीट। क्या बोला जा रहा है, बोलो, प्रोफेशनली कंपीट, ऐसा इसका अर्थ है। मतलब कोई भी न्यू लॉ आता है, न्यू लॉ आता है तो अपन ने क्या करना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोलो, स्टडी करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी जीवन में शांति थोड़ी रहती है बेटा। उसके बाद आईसीआई क्या कहता है, आईसीआई कहता है एक काम करो, अब आप सीए बन गए ना, आपको सीपीईआर करना है। क्या करना है, बोलो, सीपीईआर। ये सीपीआर क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे, मतलब जो आईसीआई है वो सीएस के लिए बहुत सारे है ना सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है। आपके ऊपर कंपलसरी होता है कि वो सेमिनार्स को जाके अटेंड करना है। अब मैं जब सेमिनार जाके अटेंड करूंगा तो मेरे को क्रेडिट मिलता है उस आवर्स का, और मिनिमम नंबर ऑफ सीपीआर साल भर में होना चाहिए, ऐसा आईसीआई कहता है। अब ये क्यों इतना तामझाम सेट करके रखा हुआ बेटा, इसलिए ताकि हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो हमारा सीए है, जो हमारा मेंबर है ना, वो प्रोफेशनली कंपीट रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके आजू बाजू चल क्या रहा है। आप समझ रहे बात को। जैसे अभी बेटा बहुत ज्यादा एआई बहुत ज्यादा चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आईसीआई ने सेमिनार रखवाए कि कैसे एआई की मदद से हम लोग ऑडिट को और ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। आप समझ रहे बात को, कि कैसे अब बहुत सारे लोगों को डर लगना चालू हो गया, अरे बाप रे कि अब तो एआई सीए की नौकरी खा जाएगा करके। ऐसे कैसे खा जाएगा, वो एक मशीन है और अपन एक ह्यूमन है, वो सोच नहीं सकता अपने अनुसार, उसको कमांड डाला तो वही काम कर सकता है, लेकिन अपन प्रोफेशनल जजमेंट लगा सकते हैं, अपन सिचुएशन के हिसाब से चीजें बता सकते हो। मशीन बता सकता है क्या, नहीं बता सकता। आप समझ रहे बात को। और सीए की सर्विसेज लेते क्यों है लोग, ताकि वो एडवाइस दे पाए सिचुएशन के अनुसार, बराबर ना। आपको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ ऑडिट करके रिपोर्टिंग देना ही तो अपना काम है, ना ना, रिपोर्टिंग करके एडवाइस देना ये आपका काम है। आपका महत्वपूर्ण कब बनता है काम, जब आप एडवाइस देते हो सामने वाले को, भाई ये गड़बड़ हो रहा है तेरे ऑर्गेनाइजेशन में, भाई ये डेट है ना बहुत जबरदस्ती का पड़ रहा है, ये डिबेंचर्स को वापस कर दो। आप समझ रहे बात को। तो जब आप ऐसी सर्विसेज दे पाएंगे, जब आप ज्ञान दे पाएंगे सामने वाले को कि उसने क्या करना चाहिए कौन से सिचुएशन में, तब आपकी सर्विसेज मायने रखती है। ठीक है, तो ये ज्ञान आप कैसे दे पाएंगे, जब आप सरकमस्टांसेस को समझेंगे। तो इनका कहना है कि सरकमस्टांसेस समझने के लिए एक इंसान के पास सही नॉलेज और सही स्किल्स होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो, नॉलेज एंड स्किल्स दोनों होनी चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या फिर बोल के रखा है, ड्यू केयर, जिसका मतलब होता है डिलीजेंट, यानी कि ऑडिटर ने है ना एक्ट करना चाहिए केयरफुली, थरली, ऑन द टाइमली बेसिस। मतलब शुरुआत, ऑडिट की शुरुआत होने से लेके ऑडिट के एंड तक मैंने बहुत ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए, बोलो, ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए, उसका अर्थ होता है डिलीजेंस। पढ़ो एक बार जल्दी से इसको।
देखो आ जाओ जल्दी से। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। A professional accountant shall comply with the principles of professional competence and due care, which requires accountant क्या बोल रहा है, to attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to ensure that client and employing organization receives competent professional services। अच्छी professional services उसने receive करना चाहिए, ठीक है। Based on the technical and professional standard and relevant legislation and act diligently in accordance with applicable technical professional standards। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो बेस्ड होगा अच्छी सर्विसेज रिसीव करना, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, स्टैंडर्ड्स के अनुसार बेस्ड यहाँ पे होने वाला है। डिलीजेंस जिसका ही अर्थ होता है ड्यू केयर, इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक काम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और ऐसा नहीं कि कभी कभार, थरली मतलब शुरुआत ऑडिट के शुरू होने से लेके ऑडिट के एंड तक आपने थरली काम करना चाहिए, टाइमली बेसिस पर काम करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट ऑफ असाइनमेंट, है ना। जैसे आपने समझा होगा कि आपको पता है कि एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेट डाउन किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट भी आती है। अपन ने देखा भी कि रिलायंस के अंदर जैसे अपन देख रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट के आगे बैलेंस शीट इन्होंने दे के रखी है, मतलब एक ही पीडीएफ में सारी चीजें आ रही है। इसका अर्थ क्या होगा कि एजीएम से पहले ही क्या ऑडिट हो जाना चाहिए, क्या बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं आपके पास लिमिटेड टाइम है ऑडिट को करने के लिए? तो इनका कहना है कि प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर कहता है कि जो टाइम लिमिट है ना असाइनमेंट का, वो टाइम लिमिट के अंतर्गत ही पूरे काम हो जाने चाहिए, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर एक बार क्विकली रिवाइज करवा दो मेरे को। देखो अपन लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, सभी लोग बोलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ किसके, प्रोफेशनल, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा इंटीग्रिटी, फिर पढ़ा ऑब्जेक्टिविटी, फिर पढ़ा कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर पढ़ा प्रोफेशनल एंड ड्यू केयर, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, प्रोफेशनल बिहेवियर। मुझे बताइए कब मैं कहूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बायस नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, कब मैं कहूं कि जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई वो थर्ड पार्टी के साथ डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी में, कब मैं कहूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ना ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो प्रोफेशनल है, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे काम मत करो जिससे प्रोफेशन में क्या आए, डिस्क्रेडिट आए, तो मैं कहूंगा इसे बोला जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जहां पे ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी। सर प्रोफेशनल कंपिटेंस का मतलब होता है समय के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ऑडिटर जो है ना हमारा या अकाउंटेंट है वो प्रोफेशनली कंपीट होना चाहिए क्या, हाँ सर कंपीट होना चाहिए। ये पांचों फंडामेंटल प्रिंसिपल से एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेंगे आप लोग अपने मॉड्यूल में, देन फिर हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। चलो गो थ्रू कर लिया आप लोगों ने, आओ जल्दी से। नेक्स्ट चीज देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सुनना। देखो अगला बात कर रहा है यहाँ पे एथिकल गाइडेंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, बोलो, एथिकल गाइडेंस। अब ये एथिकल गाइडेंस का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों को एथिक्स को फॉलो करना है
तो कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होंगे जो हमको गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये दो प्रकार के हैं। कैसे कैसे? पहला है रूल बेस्ड और दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड। बोलो पहला क्या है और दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड। अब देखो प्रिंसिपल बेस्ड क्या कहता है। प्रिंसिपल बेस्ड कहता है, यहां पे प्रिंसिपल बेस्ड वाला जो गाइडेंस है एथिक्स का, वो कहता है कि सर आपने कंप्लायंस करना चाहिए विद स्पिरिट ऑफ एथिक्स। मतलब क्या? बेसिकली इनका कहना है कि सिचुएशन के हिसाब से आपके प्रिंसिपल्स चेंज होंगे। जैसे मान लो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एसी है तो मैं वहां पे फिजिकली वेरीफाई करने की ज्यादा मुझे नीड नजर आएंगी क्या? नहीं सर। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एसी है जो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए बनते हैं, तो ऐसे केस में क्या मैं यहां पे फिजिकल वेरीफाई करने की जरूरत है क्या? हाँ सर जरूरत है। मतलब क्या? मैं सिचुएशन के हिसाब से मैंने खुद को बदला कि कहां पे फिजिकल वेरीफाई करूं या कहां पे फिजिकल वेरीफाई ना करूं। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? मतलब क्या? जैसी जैसी सिचुएशन डिमांड करती है अपन एथिक्स का वो एथिक्स का प्रिंसिपल जब लगाते हैं तो उसे बोला जाता है प्रिंसिपल बेस्ड। लेकिन रूल बेस्ड ऐसा नहीं होता। रूल बेस्ड कहता है हमने रूल लेट डाउन कर दिया, आपको फॉलो करना ही है। जैसे मान लो इन्वेंट्री को चेक करना है तो आपने फिजिकल वेरीफाई करना ही चाहिए। ऐसा किसने बोला? रूल बेस्ड ने बोला। अब आंधी आए, तूफान आए, कहीं पे भी आपको जाना पड़े फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या करना है? फिजिकली वेरीफाई करके इन्वेंट्री को फिजिकल विजिट करके चेक करना है। आप समझ रहे? तो ये कोई भी सिचुएशन में बदलता नहीं है रूल बेस्ड। लेकिन प्रिंसिपल बेस्ड ऐसा नहीं होता। ये सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है बताइए जल्दी से? बदलते रहता है। अब आप जरा मुझे बताइए आपके हिसाब से आज के जमाने में कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, प्रिंसिपल बेस्ड की रूल बेस्ड? प्रिंसिपल बेस्ड ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि ये समय के हिसाब से खुद को बदलता है। बराबर है ना? एकदम इजी इजी। सारे लोग बोलो जल्दी से यस। तो ये होता है एथिकल गाइडेंस। आ जाओ एक बार पढ़ लो इसको, छोटा सा टॉपिक है एकदम। देखो क्या बोल रहा है ये, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू द एथिक्स। एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। The essence of principle based approach to the ethics is that it requires compliance of the spirit of ethics. It requires accountant to exercise professional judgment in every situation based upon their professional knowledge, skill and expertise. तो अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाना। ओके। It requires that accountant should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at conclusion. मतलब हर एक सिचुएशन के हिसाब से जब मैं अलग अलग सोचूं तो इसे बोला जाता है कौन सा अप्रोच? प्रिंसिपल अप्रोच। अब आप कुछ सोच के देखो। देखो मान लो रिलायंस के अंदर है ना बेटा, मैंने 7% का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को अप्रूव किया, तो अदानी आके चिढ़ गया। अदानी ने बोला तुमने तो मेरा 5% ही अप्रूव किया, उसका 7% कर दिया, ये गलत बात है, तुमने गलत किया। क्या मैंने एक्चुअली में गलत किया? नहीं। मुझे सिचुएशन के हिसाब से जहां पे जो नीड लगी मैंने उसके हिसाब से वहां पे प्रोविजन को अप्रूव किया। बराबर? तो मैंने फॉलो किया कौन से अप्रोच को? बोलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच को। ओके। अब रूल बेस्ड क्या कहता है? देखो, स्ट्रिक्टली फॉलोज, रूल बेस्ड अप्रोच स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल्स. It may lead to a narrow outlook and spirit of ethics may be overlooked while strictly adhering to the rules. Further, rule-based approach is somewhat rigid as it may not be possible to deal with every practical situation relying upon rules. Therefore, necessary that spirit of code is followed. Spirit of code यानी कि कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए? अपने प्रिंसिपल वाला अप्रोच फॉलो करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है ना? बहुत ही बेसिक सा पॉइंट। आ जाओ। चलो अब बात करेंगे किसके बारे में? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में। ठीक है ना? आ जाएंगे सारे लोग। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर से आपका चालू होने जा रहा है। अभी तक अपना एक ही इंपॉर्टेंट अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा और वो क्या था? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। याद रखना है आपको, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। आपके क्वेश्चन बुक लाए हो आपने जिसमें आप लिखते हो? लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन डालो, फटाफट डालेंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखो। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट?
What are advantages of audit? Explain any 5 points. Explain any 5 points. Explain any 5 points. हो गया? चलो लिखो फटाफट, जल्दी लिखो अभी के अभी. 7:44 हुआ है, 7:47 तक फिनिश करो जल्दी से एकदम. चैप्टर 1 का है मुझे पता है. जितने पॉइंट्स आते उतने लिखो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद करके लिखो. याद है आपको? इट इज टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द एंटिटी. दूसरा वो टैक्सेस वाला था गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, लिखो. एम्प्लॉयज के लिए मॉरल चेक है. आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे. कोई भी आंसर हो ऑडिट का, आपने पॉइंट वाइज ही लिखना है. चलो हो गया.
चलो आ जाओ, हो गया होगा आपका लिख के, है ना? आओ जल्दी से। चलो देखो, बात करेंगे किसके बारे में? अभी हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सारे लोग आ जाओ जल्दी से। याद करो, ऑडिट की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not irrespective of size and legal form। और ये एक्टिविटी कंडक्ट की गई थी with a view to express an opinion thereon। इसको अपन ने ऑडिट बोला था। वहां पे एक शब्द आया था जिसको मैंने कहा था इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को आपको समझाया भी था हल्का सा, क्या कि व्हेन, क्या था बताइए? जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। समझ रहे? यानी कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो जजमेंट है वो सबऑर्डिनेट मतलब होता है लोअर लेवल पे नहीं होना चाहिए। किसके लोअर लेवल पे? जो सामने वाले व्यक्ति की विलिंगनेस है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की इच्छाओं के नीचे मेरा जजमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा उसका अर्थ होता है किसका? बताइए जल्दी से, इंडिपेंडेंस का। ठीक है ना? सारे लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करना एकदम बढ़िया से मैं जो कहने जा रहा हूं। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर यहां पे बातचीत की जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त तरीके से, और एमसीक्यू और सारे माध्यम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में। मान लो मैं मेरे बारे में बात करता हूं, मेरे पास सीए भी है और मैं सीओपी भी हूं, मतलब मैं क्या बन सकता हूं बताइए? ऑडिटर बन सकता हूं। ठीक है ना? ओके, मुझे क्या बुलाया गया? मुझे मान लीजिए बेटा यहां पे मुझे अदानी का ऑडिट करने के लिए बुलाया गया। ठीक है ना? ओके सर, अदानी का छोड़ो, चलो मुझे बीइंग ह्यूमन का ऑडिट करने के लिए बुलाया गया। ठीक है ना? बीइंग ह्यूमन। ओके, अब मैंने ऑडिट किया बीइंग ह्यूमन का, मुझे पता चला कि बीइंग ह्यूमन तो एक क्या है? सेक्शन 8 कंपनी है बेटा। क्या मैं इसका ऑडिट कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकता हूं। अब बीइंग ह्यूमन ने क्या किया है? बीइंग ह्यूमन ने, है ना बेटा, समझना, यहां पे इसने डिविडेंड बांटा है 10 करोड़ रुपए का। कितने का बोलो? 10 करोड़ का, है ना? ये डिविडेंड किसको दिया गया? अरबाज खान को दिया गया। मैंने सलमान खान से पूछा ये डिविडेंड क्यों दिया? तो बोले अरबाज तो कुछ काम नहीं करता है, विल्ला है, तो कहां से पैसा कमाए, कहां से पैसा उड़ाए? तो यहां से पैसा उड़ाए। पर मैंने कहा पर सेक्शन 8 कंपनी पे तो डिविडेंड नहीं दे सकते ना, तो आपने प्रोविजन का उल्लंघन किया। मैं क्या करूंगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालूंगा। क्या करूंगा बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालूंगा। अब समझ रहे बात को? ऐसा मैंने किससे कहा? ऐसा मैंने कहा सलमान खान से। ठीक है? ओके, यानी कि मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करूंगा कि आपने लॉ का उल्लंघन किया है, और ये इतना संगीन जुर्म है बेटा कि सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाता है इससे, है ना? ओके, तो सलमान खान ने क्या कहा? सलमान खान ने कहा तुम्हारी इनकम तो 1 करोड़ रुपए है ना? मैंने कहा हाँ है। उसमें से 95 लाख तो मैं ही देता हूं ना तुमको। मैंने कहा देते हो तो डरा रहे हो क्या? हाँ बोले डरा रहे हो, मिल तो मुझे फुटपाथ पे। मैंने कहा ये क्या बात हो गई, मुझे क्यों डरा रहे हो करके? ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो अगर तुझे ऐसा चाहिए कि तू फुटपाथ पे आजादी से घूम सके तो तुझे क्या देना होगा? इस ऑडिट रिपोर्ट में क्लीन रिपोर्ट देना होगा। क्या देना होगा बोलो? क्लीन रिपोर्ट। ऐसा बता देना कि नहीं नहीं डिविडेंड तो दिया ही नहीं गया, ऐसी कोई अमाउंट लोन के तौर पर दिया गया था। किसको? अरबाज खान को। आप समझ रहे बात को? तो अब क्या हुआ? सामने वाली की इच्छा थी कि मैं डिविडेंड की बात को डिस्क्लोज ना करूं, और मेरा जो जजमेंट था कि मैंने डिविडेंड की बात को डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या वो सामने वाले की इच्छा के नीचे आ गया क्या? हाँ सर आ गया। समझे क्या आप बात को, है ना? यस। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर कहूं आपके साथ, तो ये भी क्या हुआ बेटा यहां पे? ये भी, अरे बोलो ना जल्दी से, ये भी होता है कौन सा? गलत चीज है, यानी कि इंडिपेंडेंस गया काम से। अब मान लो ऐसा है बेटा यहां पे कि यहां पे क्या हुआ था? यहां पे जो सलमान खान है ना, इसने जैकलीन को दिया, मतलब इसने जैकलीन को पेमेंट दिया, है ना? आओ, इसने जैकलीन को क्या दिया? पेमेंट दिया। और वो खर्चा किसमें बताया बेटा? अरे क्या वाहियात लोग हो रहे तुम, है ना? आओ चलो, कुछ भी सोचते फालतू लोग। आओ सुनो, इसने बीइंग ह्यूमन में पेमेंट बताया। मैंने कहा किस बात का पेमेंट, है ना? किस बात का पेमेंट जैकलीन को, ये तो बताओ। तो बोले नहीं नहीं, इन्होंने हमारे लिए प्रोफेशनल मॉडलिंग और ये सब किया। मैंने कहा इतना 2 करोड़ का पेमेंट, ऐसी कैसी मॉडलिंग हो रही है? ये कैसी मॉडलिंग है जहां 2, अरे मतलब ये कैसे, ये क्या चल रहा है? ये कैसा फोटोशूट है कि 2 करोड़ का पेमेंट दे रहे हो आप प्रमोशन के लिए? तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो ब्रांड एम्बेसडर है करके ऐसा।
मुझे दाल में कुछ काला लगा या पूरी दाल ही काली लगी, मैंने कहा मैं इसको भी रिपोर्ट करूंगा कि ये अमाउंट मुझे फेयर नहीं लग रहा है करके। सलमान खान ने कहा हाँ फुटपाथ आना है कि नहीं जाना है, मैंने कहा ओके रिपोर्ट कर देता हूं कि अमाउंट क्या है बताइए जल्दी से, फेयर है। तो अगेन ये क्या हुआ बताइए मेरे को जल्दी से, सर ये यहां पे ये। अच्छा अब ये तो एक साइड हुआ, अब दूसरे साइड कोई मुझे फ्रॉड के बारे में पता चला, मैंने कहा अब तो मैं रिपोर्ट करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको रिपोर्ट भी किया, सब कुछ किया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं ना बेटा भाई के साथ बेटा ट्रिप पे जा रहा हूं, उनका दबंग टूर हो रहा है, मैं बढ़िया घूम रहा हूं, है ना, मतलब आप समझिए बात को, फिर से उठ चला, मैं ऐसा स्टोरी भी डाल रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर भाई को टैग कर रहा हूं उसमें। मतलब क्या कि जो थर्ड पर्सन देख रहा है ना, भले मैं इंडिपेंडेंट हूं ये मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है, लेकिन थर्ड पर्सन को ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है। आप समझ रहे बात को, मेरा इंस्टाग्राम मेरा व्हाट्सएप सब कुछ भाई के पिक्चर के साथ में, बेस्ट बडी एवर मैं ऐसे डाल रहा हूं। अब ऐसे केस के अंदर आप सोच के देखो कि क्या थर्ड पर्सन को ऐसा लगने वाला है क्या कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट है करके? नहीं सर नहीं है। आप समझ रहे, मतलब इनका कहना है सिर्फ इंडिपेंडेंस माइंड में नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस आपने अपीयर भी करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट या अच्छी रिपोर्ट या प्रॉपर रिपोर्ट देके व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है क्या? नहीं सर नहीं होता। उसने क्या करना चाहिए बोलो जल्दी से, उसने ना कैसा अपीयर भी करना चाहिए कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा इसका अर्थ बोला जाता है। समझ गया बात को, है ना। चलो सर देखो यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में बात कर रहा हूं। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है समझो एकदम बढ़िया से, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज हिम। तो जिसने मुझे एंगेज किया है, मतलब जिसने मुझे अपॉइंट किया है, उसके विशेष के सबऑर्डिनेट में मेरा जजमेंट आना चाहिए क्या? ना बाबा ना, नहीं आना चाहिए। अब देखो क्या दो प्रकार के इंडिपेंडेंस होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंस इन अपीयर। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि वो दीपिका पादुकोण काफी ज्यादा उसके माइंड में था ना बेटा कि वो है करके रणवीर, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है, वो क्लियर थी माइंड में कि रणवीर है करके उसके पास। वैसा ही क्या होना चाहिए, ऑडिटर भी क्लियर होना चाहिए माइंड में बेटा क्या कि मैं इंडिपेंडेंट हूं भैया, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, मैं ही सिंगम मैं ही दबंग। समझे? यस। चलो देखो क्या, इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अच्छा, जो परमिट करता है ओपिनियन विदाउट अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। मतलब सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, इससे मेरा जजमेंट बदलने वाला है क्या? नहीं बदलने वाला है। जब ऐसा थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में आ जाए तो इसे बोला जाता है क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। क्या बोला जाता है बोलो? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। ओके, अब मतलब क्या, अलाउिंग अ पर्सन टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, मतलब झूठ नहीं बोलना, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि विदाउट बायसनेस, और प्रोफेशनली स्केप्टिक होना। क्या होना बोलो? प्रोफेशनली स्केप्टिक होना या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है आपको ऑलवेज अवेयर रहना है। क्या करना है बोलो जल्दी से, आपको ऑलवेज अवेयर रहना है, हमेशा हमेशा आप अवेयर रहेंगे। मतलब यहां पे ऐसा मैं कह सकता हूं कि एक ऑडिटर एक ऐसा अन्ना हु ऑलवेज रिमेन चौकन्ना, बराबर। तो मतलब क्या कि ऑडिटर को ऑलवेज अवेयर रहना है कि उसके आजू बाजू क्या चल रहा है, उसको पता होना चाहिए भैया, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेंट का, 4,80,000, 5,20,000, मतलब 40,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब वो क्या था? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म था। आप समझे? मैं अवेयर रहूं कि मेरे आजू बाजू क्या चल रहा है, इसे बोला जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या बोला जाता है बोलो? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, तो देखो क्या इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड में क्या बोला, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो अपने को परमिट करे ओपिनियन देने में विदाउट अफेक्टिंग बाय इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस या दबाव में हम लोग आने वाले हैं क्या? नहीं सर नहीं आने वाले। जहां पे अलाउ करते हैं पर्सन को कि वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिक तरीके से क्या करे, काम करे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस पहला होना चाहिए ऑडिटर के माइंड में, और दूसरा वो कैसा रहता है ना उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंस आना चाहिए, जिसे क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। क्या बोला जाता है बोलो? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, है ना। आओ, जैसे अवॉइडेंस
ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो सिग्निफिकेंट है, रीजनेबली इन्फॉर्म करते हैं थर्ड पार्टी को ये कंक्लूड करने के लिए कि फर्म या मेंबर है ना उसकी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो मैं अगर बात करूं ना, मैं ना बेटा एमसीएस की ट्रेनिंग के लिए गया था। ये अपने होते हैं ना जीएमसीएस और ये सब होते हैं ना, अपने इंटर एग्जाम के बाद आपको आईसीआई के पास कोर्स करना पड़ता है। अब वहां पे ना एक फैकल्टी, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वहां पे वो आए थे हमको गाइड करने के लिए, है ना। तो उनके पास है ना एक बहुत बड़े कंपनी का ऑडिट था। तो ऐसा होता नहीं है क्या कि मतलब एक व्यक्ति ऐसा थोड़ा सा बार बार बताता है कि मैं उसका काम करता हूं, मैं उसका काम कर रहा हूं करके, है ना। तो ऐसा वो व्यक्ति बार बार हमको बता रहा था क्या कि मैं इसका काम करता हूं, ये फलाने कंपनी का काम करता हूं, इसका मान लो एबीसी, तो मैं एबीसी का बार बार काम करता हूं, ऐसा वो बता रहा था। अब उसने इतने बार उस कंपनी को प्रमोट किया 10 दिन के अंदर कि हम ऑटोमेटिकली हम भी फिर थोड़ा सा, सर वो एबीसी के काम में क्या होता था, बच्चे बड़े ये रहते हैं ना, मतलब वो मतलब एक शब्द है बाद में बोलूंगा आपको, है ना, देखिए मतलब। तो ऐसे केस के अंदर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि और सामने वाले व्यक्ति को उकसाते, बता और तू हमको, क्योंकि मजा आ रहा है ना अभी वो बता रहा है, तो है ना, मजा इसमें नहीं आ रहा है कि वो क्या बता रहा है, मजा इसमें आ रहा है कि वो मतलब 5 मिनट चले जाएंगे वो अगर बात टॉपिक चालू हुआ तो, है ना। तो ऐसे केस में क्या हुआ, यहां पे हमने रीजनेबली कंक्लूड कर लिया था कि ये व्यक्ति गेला हो गया है, मतलब पागल हो गया है करके, किस केस में, वो ऑडिट करते करते, मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि ये पर्सन अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा। समझ रहे क्या बात को, ये पर्सन अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। देखो सर, ऐसे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस का पता लगना जिससे थर्ड पार्टी रीजनेबली कंक्लूड कर दे, बाहर वाला व्यक्ति रीजनेबली कंक्लूड कर दे कि पक्का ऑडिटर का आईओएस यानी कि क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये तो पक्की बात है। ऐसा मैं ओपिनियन नहीं बना रहा, कौन बना रहा है, थर्ड पार्टी। और किसके ऊपर, मेरे अपीयरेंस के ऊपर, यानी कि मैं जैसा रह रहा हूं, मैं जैसा अपीयर कर रहा हूं, उसके ऊपर ये जजमेंट बनाया जा रहा है। क्या आप बात को समझे, सारे लोग बोलो जल्दी से। तो दोनों प्रकार के इंडिपेंडेंस को समझे क्या, पहला होना चाहिए इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, और दूसरा होना चाहिए कैसा, कि मैं कैसा अपीयर होता हूं उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए सर आ जाओ, अब ध्यान देंगे। अब बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर। देखो क्या, professional integrity, independence are essential characteristics of all profession, but more so in case of accountancy profession. Independence implies, mark karo isko, independence implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes and direction of another person who might have engaged him or for his own self interest. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइजली। हम लोग प्रिसाइजली इंडिपेंडेंस को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। ओके, रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट डीलिंग विद इंडिपेंडेंस आर फ्रेम्ड प्राइमरीली विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव। द रूल्स बाय देमसेल्व्स कैनॉट क्रिएट या इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. Independence is a condition of mind as well as person character and should not be confused with superficial or visible standard of independence which are sometimes imposed by law. These legal standard may be relaxed or strengthened but the quality of independence remains unaltered. मतलब independence का एक पर्पस होता है कि ऑडिटर एकदम फेयर तरीके से क्या दे पाए, जजमेंट दे पाए। किसी भी तरीके से मेरा जजमेंट है ना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पर्सन से। अब देखो, the two interlinked perspective of independence of auditor, one that is independence of mind and second independence of appearance. पहला क्या है बोलो, independence of mind, और दूसरा है independence in appearance. अब independence of mind का क्या अर्थ है, देखो सर, ऐसा state of mind जो permit करता है provision of opinion without being affected by influences that compromise professional judgment, allowing individual to act with integrity, objectivity and professional skepticism. मतलब ऐसी स्थिति होना माइंड की जहां पे मैं क्लियर कट हूं कि मुझे कोई भी व्यक्ति अफेक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अब समझ रहे, जैसे देखो बीच में क्या हुआ था, बायजूस का जो केस चल रहा था उसके ऊपर एक बिग फोर ने वो छोड़ दिया ऑडिट। अब उन्होंने ऑडिट छोड़ दिया, इससे क्या समझ में आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड समझ में आता है।
देखो बायजूस ने उनको बोला होगा गलत रिपोर्टिंग करो, इन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि मैं गलत रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, यानी कि इंटीग्रिटी वाले प्रिंसिपल को एडर किया को, और फिर भी नहीं माना बायजूस, तो भैया मैं तो चला छोड़ के। मतलब किसी भी तरीके से बायजूस का इन्फ्लुएंस है क्या ऑडिटर के ऊपर? नहीं सर, नहीं है। और यही हमको चाहिए क्या? यही हमको चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो बायजूस वाला क्या केस हुआ था, आओ एक बार देखते हैं थोड़ा सा। हाँ ये देखो क्या बोला जा रहा है, इन जून डेलॉइट हस्किंस, मतलब डेलॉइट रिजाइन बायजूस एज अ ऑडिटर साइटिंग डिले इन सबमिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 साल तक सबमिट नहीं किए थे, किसने? बायजूस ने। तो इसके बाद ही डाउट अराइज आना चालू हो गया था। जब बाद में डेलॉइट गया इनका ऑडिट करने के लिए, तो क्या पता चला कि जो बायजूस है ना, ये बेटा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता है। जैसे हम सबको भी पता है बेटा कि अगर 12 महीने का इंश्योरेंस भरा है तो और 3 महीने इस साल में आया तो 3 महीने इस साल आएंगे, बाकी के 9 महीने अगले साल आएंगे, है ना। लेकिन बायजूस का कहना है नहीं, अगर हमने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है किसी बच्चे से, तो हम आज ही क्या करेंगे, हम आज ही यहाँ पे, है ना, समझना, हम आज ही उसको अकाउंट फॉर करेंगे, वो इस साल का ही हमारा सेल माना जाएगा। आप समझ रहे बात को। तो बेसिकली इनके जो प्रिंसिपल्स थे प्रूडेंस के हो गए, है ना, अक्रूअल प्रिंसिपल्स हो गए, किसी भी प्रिंसिपल को इन्होंने फॉलो किया क्या? नहीं किया। तो डेलॉइट ने कहा ठीक है, एक तो तुम प्रिंसिपल को फॉलो करके साइन करवा लो, नहीं तो हम रिजाइन कर देते। तो बायजूस ने अब बाय डिफॉल्ट नहीं सुधारा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? डेलॉइट ने रिजाइन कर दिया। अब डेलॉइट के पास क्या पैसों की कमी? पहली बात तो ये। लेकिन अगर कोई छोटा ऑडिटर होता, छोटा ऑडिटर इन द सेंस कि सोल प्रोप्राइटर होता, तो अब बायजूस का ऑडिट करके उसको करोड़ ऑफ रुपीस मिलते हैं, बराबर। तो क्या वो इतने आसानी से छोड़ पाता क्या ऑडिट? नहीं छोड़ पाता। डेलॉइट तो उसको पता है ये कंपनी जाएंगी, दूसरी आएंगी, लाइन में कंपनी लगी हुई है मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे बात को। तो इसलिए उन्होंने आसानी से छोड़ दिया, बिकॉज उनका स्टेट ऑफ माइंड काफी क्लियर होता है ना। तो आपने सुना होगा अक्सर की जो कंपनीज होती है ना, इनको बहुत ज्यादा ऐसा डर लगता है बेटा ऑडिटर आता है तो। जब आप बैंक ऑडिट में जाओगे ना, तो आप वो डर को महसूस करोगे। बैंक मैनेजर की नींदें हराम हो जाती है, मजाक नहीं कर रहा हूं, जब आप, मतलब अपन लोग ऑडिट पे जाते हैं ना, क्योंकि उनको डर है कि गलती से अगर मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हुआ होगा। कभी कभार जेन्युइनली बैंक मैनेजर को भी पता नहीं होता है, लोअर लेवल के एम्प्लॉइज ही निपटा डालते कुछ कुछ चीजें। तो यहां पे क्या हुआ, अगर फ्रॉड मिल गया या मैं अगर जिद पे अड़ गया कि नहीं नहीं मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करना है, मेरे को मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस की एंट्री पास करना है, तो क्या होता है, मैनेजर की रेटिंग खराब होती है। और अगर रेटिंग खराब हुआ तो प्रमोशन नहीं होता है, और प्रमोशन नहीं होता है तो पैसा नहीं बढ़ता है, सिंपल सी बात है। इसलिए उनको सबसे ज्यादा डर रहता है जब भी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर को तो ऐसे ही देख लेते वो, उनको डर होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का। तो जब आप जाते हो ना ऑडिट के लिए, तो आप मान लो 10 बजे पहुंचे तो चाय नाश्ता आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। 12:30 बजे नहीं कि एम्प्लॉय पीछे, सर बताओ ना क्या खाओगे क्या खाओगे। मैं भाई काम तो करने दे, खाने का क्या, फिर खिलाएंगे भी इतना सारा। देखो ये सब क्या होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपको नींद आएंगी, डिजीनेस फील होगा, आप समझ रहे बात को। तो क्या उस चक्कर में क्या होता है, अपना ऑडिट ऐसा थोड़ा सा कम ज्यादा करके, फिर मान लो एक गलती मिल भी गई तो अपने को लगता है इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया है, क्या रिपोर्ट करना है इनके बारे में, इतू सा तो गलती हुई है, 5-10 लाख इधर उधर, है ना। ऐसे तो बैंकों में करोड़ों के फ्रॉड होते हैं, मेरे 5-10 लाख से क्या होने वाला है, समझ रहे आप बात को। ये स्टेट ऑफ माइंड बनता है, और ये उनको अच्छे से पता है कि ऑडिटर क्या होने वाला है, इन्फ्लुएंस होने वाला है, समझ रहे क्या। और अपने ऑडिट, अपने जो ये रहते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन इनको, कल नाम बताया था ना आपने, आर्टिकल्स, है ना। तो समझो आप बात को, मैं बार बार पूछूंगा आपसे। तो अपने जो, उनको पता है, इनको क्या है, 1 मिनट मोहितो पिला दो, ये खुश हो जाएंगे करके, बड़े ही बेचारे बहुत ही आसानी से मान जाते हैं। तो आपको तो हाँ बताइए ना सर क्या बुलाना है, ठंडा, लस्सी, कोल्ड कॉफी, चाय, आइसक्रीम, सब कुछ डालते हैं आपसे, समझ रहे क्या। जब तक आप कुछ एक बोलते नहीं, और मान लो किसी ने नहीं लिया तो उसको फोर्स कर करके पिलाएं। मतलब जैसे जवाई की कैसा होता है, वो जाता है घर पे अपने, तो मतलब ससुराल में जाता है तो जवाई को छोड़ते नहीं बेटा, पूरा आपके भी घर पे आते होंगे कभी जीजू वीजू, तो घर वाले मानते क्या, बिल्कुल भी नहीं मानते, बस वैसे ही ट्रीटमेंट होता उधर गए तो, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, तौर तरीके होते हैं,
ठीक है। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंसी हैम्पर हो रहा है। तो एक ऑडिटर बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में कि मेरे को क्या रिपोर्ट करना है और कैसा रिपोर्ट करना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, देखो यहाँ पे अब क्या बोला जा रहा है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। देखो, the avoidance of the fact and circumstances that are so significant that a reasonable and informed third party, यानी कि एक genuine third party है ना, जिसको नॉलेज है पूरे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का, इंक्लूडिंग जो भी आपने बचाव कार्य सेफगार्ड किया है, ये कंक्लूड करता है कि फर्म या मेंबर, फर्म मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, फर्म या मेंबर ऑफ अश्योरेंस टीम्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और स्केप्टिसिज्म क्या हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। क्या हो चुका है, बोलो, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ठीक है सर। अब देखो, independence of auditor has not only to exist in fact but also appear to exist all reasonable person। मतलब सिर्फ पेपर पे इंडिपेंडेंस होने से कुछ नहीं होता, लोगों को भी इंडिपेंडेंस दिखना चाहिए। उसके बाद, the relationship between the auditor and his client should be such that firstly he himself satisfied about his independence, secondly no unbiased person would be forced to the conclusion that objective assessment of circumstances there is likely to be abridgment of auditor's independence। इसको साइड में क्रॉस देना, इसका मतलब वही होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, है ना। देखो क्या बोल रहा है वो, पहला बोला कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके अंदर, अबाउट हिज इंडिपेंडेंस, मतलब अपने माइंड में, और दूसरा बोला कि थर्ड पर्सन ऐसा कंक्लूड करे कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस पानी में गया। समझ रहे आप बात को, तो ये क्या हो गया बताइए, इसे बोला जाता है सेकंड वाली चीज, यानी कि इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ओके नेक्स्ट देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर assumes significance in context of providing confidence to the users of financial statements। ऑडिट क्यों करते हैं हम लोग, ताकि अपने को क्या मिले, बोलो जल्दी से, कॉन्फिडेंस मिले। किसको कॉन्फिडेंस देना है, इंटेंडेड यूजर को। किसको देना है, बोलो, इंटेंडेड यूजर को, ठीक है। A statutory auditor of listed company, for example chartered accountant, would cease to perform any useful function if person who rely upon accounts of the company do not have faith in the independence and integrity of chartered accountant। मतलब जो ऑडिटर है, अगर उसके ऊपर लोगों का भरोसा ही नहीं रहा, लोगों को ऐसा लगना चालू हो गया कि इसकी इंटीग्रिटी जा चुकी है, तो क्या उसके दिए जाने वाले रिपोर्ट के ऊपर वो लोग भरोसा करने वाले हैं क्या, नहीं सर, नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ओके, इन सच केस ही इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव in his approach, fearless and capable of expressing honest opinion based upon the performance of work such that his training and experience enables him to do so। मतलब जैसे उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होता है कि आपने हमेशा सच बोलना है, कुछ भी हो जाए आप सच बोलते हुए चलो, तो वो ओपिनियन उसने देना चाहिए क्या, हाँ सर देना चाहिए। बहुत जनरल डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहा हूं आपको, ठीक है। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट मार्क्स थे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयर, वो आ जाते। 4 मार्क के लिए कभी कभार सवाल आता है, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंस एंड स्टेट टू इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा पूछा जाता है आपसे। तो आपको इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन देना है, दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड को समझाना है, और तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस को समझाना है, ठीक है। ओके, अब देखो, इंडिपेंडेंस इज अ डिपेंडेंट अपॉन स्टेट ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एंड इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर। One person might be independent in particular set of circumstances while another person may feel he is not independent in similar circumstances. It is therefore duty of chartered accountant to determine for himself whether or not he can act independently in the given case of an audit, and quite apart from legal rules, in no case to place himself in a position which would compromise his independence। मतलब सिंपल सी बात है, कोई थर्ड पर्सन अपने ऊपर जजमेंट नहीं ले सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुद के ऊपर जजमेंट लेना है, और अगर उसका इंडिपेंडेंस नहीं है तो आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे क्या काम को, हाँ सर आपको काम को छोड़ देना है, ठीक है ना। चलो सर इसको भी कैंसिल करो साइड से, आ जाओ। क्या आपने ये लिख लिए थे, क्या आपने नोट्स बना लिए इंडिपेंडेंस के, ये बनाना है आपको, कल वाले भी बचे हुए हैं क्या आपके, अच्छा चलो मैंने आपको भेज दिया, वैसे डाल दिया मैंने ग्रुप के ऊपर, चेक कर लेना एक बार आप, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करेंगे किसके बारे में, एक इजी सा टॉपिक, बहुत ही इजी सा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस नाम है। क्या नाम है बोलो, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। मतलब देखो क्या,
सर अपन ने अभी क्या देखा ये बताइए ना। अपन ने देखे अभी एक जो ऑडिटर होता है ना, ये ऑडिटर, सबसे पहली बात तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये ऑडिटर के ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स अप्लाई होते हैं। अपन ने ये पॉइंट पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में, बराबर। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि इसको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, ये अपन ने पढ़ा था। फिर अभी अपन ने पढ़ा क्या, अभी अपन ने पढ़ा इंडिपेंडेंस से रिगार्डिंग। इंडिपेंडेंस में अपन ने क्या देखा कि ऑडिटर का जो जजमेंट होता है ना, ये जजमेंट दबना नहीं चाहिए किसी दूसरे पर्सन के विशेष के सामने। अब इंडिपेंडेंस दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, बराबर। अब तीसरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे सरकमस्टांसेस जहां पे इंडिपेंडेंस के ऊपर थ्रेट्स आते हैं। थ्रेट्स का मतलब डर, आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसे कौन से सिचुएशन है जहां पे एक व्यक्ति का इंडिपेंडेंस जाने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं, जिसे क्या बोला जाता है, बोलो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्या बोला जाता है, बोलो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, सुनना बात को ध्यान देना, इन्होंने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बता के रखे, अगर ये सरकमस्टांसेस मौजूद हो गए ना तो पक्की बात है ऑडिटर का इंडिपेंडेंस रहने वाला है क्या, नहीं सर, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस नहीं रहने वाला है, ऐसा इसका अर्थ है। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या है, बोलो जल्दी से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सारे लोग बोलो, पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके सर, सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब होगा, बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा सेल्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई ना कोई, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई बेनिफिट अक्रू होना मुझे, ठीक है, और वो भी कैसा बेनिफिट, मॉनिटरी बेनिफिट। कैसा बेनिफिट, बोलो मॉनिटरी बेनिफिट। तो अगर किसी भी कंपनी के साथ मेरा कोई मॉनिटरी बेनिफिट अटैच होता है तो मैं कहूंगा मेरा इंटरेस्ट कंपनी में, बराबर ना, मेरा इंटरेस्ट आ गया कंपनी में। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर मैं क्या इंडिपेंडेंट रहूंगा क्या, नहीं सर नहीं रहूंगा। और अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा तो मैं क्या सही जजमेंट दूंगा क्या, नहीं दूंगा। एग्जांपल के लिए सुनो, जैसे देखो एक मेरा क्लाइंट है बेटा, ठीक है ना, और यहां पे कौन है, यहां पे ऑडिटर है। ऑडिटर की साल भर की कमाई कितनी है, साल भर की कमाई है 2 करोड़ रुपए, ठीक है ना। ओके, ये जो क्लाइंट है, इस क्लाइंट से ऑडिटर को कितना आता है, 1.5 करोड़ रुपए। मतलब मैं क्या कहूंगा, क्लाइंट, समझना, वो जो ऑडिटर है ना, उसकी सब्सटैंशियल फीस, सभी लोग बोलेंगे क्या, जो ऑडिटर है उसकी सब्सटैंशियल यानी कि मेजॉरिटी ऑफ फीस किससे आती है, एक ही क्लाइंट से आती है। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर इस क्लाइंट के ऑडिट रिपोर्ट में मैं कभी गलत बात डाल पाऊंगा क्या, बोलो जल्दी से, मैं डाल पाऊंगा क्या, नहीं डाल पाऊंगा। क्योंकि ऑडिटर ऑलवेज किसमें है, ऑलवेज एक डायलेमा में है कि अगर मैंने गलत रिपोर्ट दे दिया ना तो क्लाइंट मुझे निकाल देगा, और अगर क्लाइंट मुझे निकाल देगा तो कैसे चलने वाला, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, समझ रहे। मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है किसके अंदर, क्लाइंट एंटिटी के अंदर, और उसके कारण वो क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसे बोला जाता है क्या, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या बोला जाता है, बोलो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके, अब जैसे देखो मान लो क्लाइंट एंटिटी के मैंने या मेरे परिवार वालों ने बहुत ज्यादा शेयर्स लेके रखे, ठीक है ना। आप तो जानते हैं फेस वैल्यू 1 लाख तक शेयर्स अपन लोग ले सकते हैं। अब रिलायंस की फेस वैल्यू 10 रुपए बेटा, और उसका शेयर का भाव 3000 रुपए। तो ऐसे केस के अंदर 10, मैंने मान लो 10,000 भी शेयर्स ले, मतलब एक प्रकार से मैंने क्या किया, अपने वाइफ को बोला कि एक काम करो 8,000 शेयर लेके रख लो रिलायंस के, 80,000 रुपए ही हो रहे हैं यहाँ पे फेस वैल्यू देखूं मैं तो। मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, मुझे रिलायंस के अंदर भयंकर वाले क्या दिख जाते हैं, भयंकर वाले फ्रॉड दिख जाते हैं। अगर मैंने डिस्क्लोज किया मार्केट में तो तबाही मचने वाली है, यानी कि शेयर का भाव आड़ा टेढ़ा नीचे गिर जाएगा। मेरी बाइंग हो रखी है 3,000 में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 3,500 जाने वाला है, 3,800 जाने वाला है। आप समझ रहे बात को। लेकिन मैंने अगर सही ओपिनियन दे दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, शेयर का भाव टूट के मेरा नुकसान हो जाएगा क्या, हाँ सर। तो इसलिए अब देखो अब क्या हुआ,
एंटिटी के शेयर्स में मेरा या मेरे घर वालों का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो जिसके कारण मेरा क्या अफेक्ट हो रहा है बोलो, मेरा क्या अफेक्ट हो रहा है, यहां पे इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। तो अगेन इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बोला जाता है। ठीक है, देखो क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अकर्स व्हेन द ऑडिटिंग फर्म its partner या associate could benefit from financial interest in the audit client। मतलब ऑडिट क्लाइंट जो हमारा क्लाइंट है उसके अंदर अगर हमारा फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, मॉनिटरी इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कहा जाता है। ओके सर, एग्जांपल्स में देखो, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट या मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट, लोन गारंटी टू या फ्रॉम कंसर्न क्लाइंट, मतलब मैंने लोन या गारंटी क्लाइंट को दे रखा हूं या मैंने उनसे ले रखा हूं, है ना, मतलब किसी भी प्रकार से पैसों का इंटरेस्ट आना, आप ये समझो। इसके अलावा देखो, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस एंड कंसर्न्स अबाउट लूजिंग एंगेजमेंट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, उसके बाद कंटिजेंट फीस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो मुकेश अंबानी गाजर दिखा रहा है बेटा कि कल चल के जब तुम्हारा कूलिंग पीरियड आएगा ना तो हम क्या करेंगे, हम तुमको ही डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। आप समझ रहे, अब डायरेक्टर को 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे, 1-1.5 करोड़ रुपए मिल रहे 2-2 घंटे जाने के, और वो भी हफ्ते में 1-2 दिन। तो ऐसे केस के अंदर मैंने क्या चलता ना, तो अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट मुझे नजर आ रहा है। आप समझ रहे बात को। तो ये सारे एग्जांपल्स कौन से चीज के बोलो, सेल्फ इंटरेस्ट के। आपको एग्जाम में मान लो एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू में आपको एक कंडीशन बताएंगे कि बताओ इसके अंदर कौन सा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आ रहा है। तो अब समझना, अगर क्लाइंट के साथ कोई भी पैसों का, क्या कहा मैंने बोलो, किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसों का इंटरेस्ट आपका आया क्लाइंट में, तो आप बोलेंगे वो क्या हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। लिखो यहां पे जल्दी से, सेल्फ इंटरेस्ट के यहां पे लिखो, लिखो जल्दी से, क्लाइंट के साथ पैसों को लेके इंटरेस्ट आता है तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होने वाला है। इंपॉर्टेंट है यहां पे पैसा, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होने वाला है या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रहता है। क्या कहा मैंने बोलो, क्लाइंट के साथ अगर पैसों को लेके इंटरेस्ट आता है तो इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बोला जाता है। ठीक है, एकदम इजी बोलो जल्दी से, यस। चलो अब देखो, अब बात करेंगे लास्ट चीज के बारे में, जो क्या है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या है बोलो जल्दी से, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, है ना। आओ देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सीओपी है, यानी कि ये क्या है, ये एक एलिजिबल ऑडिटर है। क्या है बोलो, एलिजिबल ऑडिटर। ठीक है, ओके। इसने क्या किया है, इसने बेटा फर्म को बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सर्विसेज दिया है। क्या दिया है बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट कीपिंग की सर्विसेज दिया है, आप ऐसा समझो। ठीक है, मतलब फर्म के जो बैलेंस शीट है वो बनाया किसने, ये सीए, मान लो इसका नाम है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने बनाए। फर्म का पीएनएल बनाया किसने, मिस्टर ए ने बनाए। नोट्स टू अकाउंट्स बनाया किसने, मिस्टर ए ने बनाए। सीएफएस बनाया किसने, ए ने बनाए। और सोकी बनाया किसने, ए ने बनाए। अब आप समझना हो क्या रहा है यहां पे। अब देखो, अगर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सर्विसेज दिया और इसी मिस्टर ए को अगर मैं ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट कर लेता हूं मेरे फर्म के अंदर, यानी कि इस कंपनी के अंदर, तो जिस पर्सन ने
अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वही पर्सन उस अकाउंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालने वाला है क्या बेटा जी? जरा बताओ, आपने पेपर दिया और आप ही चेक करके गलतियां निकालो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब खुद को रिव्यू करने की बारी आएंगी तो हम लोग क्या इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं क्या? नहीं सर, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसलिए क्या बोल दिया? इसलिए बोल दिया गया कि ये होता है कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। मतलब अगर ऑडिटर, फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने अगर मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल्स को लगाने की सर्विसेज प्रोवाइड किया, तो कल चल के जब मैं ऑडिट करूंगा तो क्या मैं इंटरनल कंट्रोल को अनबायस्ड वे से चेक करने की कोशिश करूंगा क्या? नहीं, मैं कहूंगा भैया लगाया मैंने है तो इसके अंदर गलती तो आपको मिल ही नहीं सकती। तो ये क्या होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है। और अगर गलती मिल भी गई तो मैं क्या डिस्क्लोज करूंगा क्या आपको? नहीं सर, नहीं करूंगा। सो ऑब्वियस है ना। तो ऐसे केस में इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ रिव्यू। जब मैंने कोई काम किया और उसी काम को दोबारा से चेक करने की बारी आ जाए तो मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा क्या? नहीं सर, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा। ठीक है, देखो लिखो यहां पे, सेल्फ रिव्यू के साइड में लिखो जल्दी से। जब मैंने कोई काम किया, जब मैंने कोई काम किया और उसी काम को मैं ही चेक करूं, कॉमा, आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। जब मैंने कोई काम किया और मैं उसी काम को चेक करूं तो आई विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, है ना। चलो देखो क्या बोला जा रहा है, इजी इजी एकदम। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर्स व्हेन ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। अच्छा, और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट कैसे होते हैं? 144 की सर्विसेज आपने दी है बेटा, है ना, याद आ रहा है क्या? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 144 की सर्विसेज दी है। ओके। और when a member of audit team was previously director senior employee of the client, तो non audit service include any professional services provided to entity by an auditor other than audit or review of financial statements. These include management services, internal audit, investment advisory services, accounts and bookkeeping, यानी कि लिख के रख दो यहाँ पे 144 वाली services. Instances where such threats come into play are when auditor having recently been director or senior officer of the company, where auditor performs services that are themselves subject matter of the audit. मतलब क्या? मैंने कोई ऐसे सर्विस को दे दिया क्लाइंट को जो अपने आप में ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर है। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीपिंग की सर्विसेज दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही तो मैं ऑडिट करने गया हूं। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कौन सा थ्रेट आने वाला है? बोलो जल्दी से। सेल्फ रिव्यू थ्रेट आने वाला है। कौन सा आने वाला है? बोलो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आने वाला है। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ा अपन ने? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जहां पे पैसों को लेके थ्रेट आ रहा है कोई ना कोई। और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? बोलो जल्दी से। सेल्फ रिव्यू थ्रेट पढ़ा, जहां पे मैंने कोई काम किया हूं और उसी काम को दोबारा से चेक करने की बारी आ रही है तो मैं उसे क्या कहता हूं? बोलो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहता हूं। एक बार दोनों गो थ्रू करो, जल्दी से दोनों गो थ्रू करो।
हो गया आप लोगों का? देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है. RAG is a proprietorship firm engaged in manufacturing of textile and handloom products. It sells its finished product both in the domestic as well as international market. The company is making total turnover of 30 crore. It also availed the cash credit limit of 5 crore from Canara Bank. In the year 2017-18, proprietor of the firm is worried about the financial position of the company and his impression that since he is out of India, therefore firm might run into losses. He approaches CA about the advantages of getting accounts audited throughout the year that he might not suffer due to accounting weakness. Advice, what are the advantages? अब आप देखो सही मायने में तो एडवांटेजेस ही पूछना चाहते थे. ये हैंडलूम 30 करोड़ 5 करोड़ देने की जरूरत ही नहीं थी, बराबर ना. तो ये ऐसा ही करते हैं ऑडिट के केस लॉज में. लॉ के केस लॉज में कम से कम कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो भी होती है. ऑडिट के केस लॉ में कोई रेलेवेंट नहीं, कुछ भी लिखते ऊपर और नीचे फिर डायरेक्टली पूछ लेते कि बताओ एडवांटेजेस क्या है, बताओ इनहेरिटेंट लिमिटेशंस क्या है. अब समझ रहे? तो एक आपके साथ अब समझना, जब भी आप एमसीक्यू करेंगे ऑडिट के तो हमेशा चाहे केस बेस्ड हो या डायरेक्ट में तो सवाल ही नहीं बनता, केस बेस में भी अपने को क्या करना है, डायरेक्टली नीचे की फाइनल लाइन पढ़ के देखो कि वो पूछ क्या रहा है उसके अंदर और उसी के माध्यम से आपके आंसर बनेंगे सीधा. ठीक है ना. अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर सीधा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट भी मैं पढ़ लेता ना तो मेरा आंसर बन जाता. ये RAG वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे को. बताओ क्या क्या एडवांटेजेस है, वही फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मॉरल चेक, फिर ये जो लेंडर वगैरह होता है ना, ये सब चीजें देखो वही वाली बातें लिखी गई है क्या. यस सर, वही चीजें पूरी लिखी गई है. समझ गए क्या आप बात को? अरे बोलो ना जल्दी से, समझ गए क्या बात को, है ना. यस सर. तो आप क्या लिखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट यहाँ पे लिख के आएंगे क्या. यस सर, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट लिख के आएंगे. अब देखो, अब अच्छा ये यहाँ पे है ना, ये IAASB का दे के रखा है. कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा अपन ने डाल के रखे इसके अंदर, इसलिए डाल के रखे क्योंकि पहले 1-2 अटेम्प्ट है, कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट का. कुछ टॉपिक हटा दिए इंस्टीट्यूट ने, लेकिन फिर भी वो टॉपिक के क्वेश्चंस है. क्योंकि क्या होता है कभी कभार ये पूछ लेते हैं, जैसे अभी RTP MTP में क्या किया फाउंडेशन के, कि इन्होंने जो टॉपिक को हटाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, उसके ऊपर भी 2 सवाल डाल दिए, है ना. तो ऐसा भरोसा नहीं, अभी 1-2 अटेम्प्ट तक थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते अपन. तो इसलिए जनवरी तक हम लोग क्या करेंगे, जनवरी तक जो भी अटेम्प्ट आ रहे उसके अंतर्गत पुराने जो टॉपिक्स हटे भी होंगे ना, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे. समझ रहे बात को? एक बार पढ़ के जाने का, पढ़ने में कुछ नहीं होता, वही टॉपिक्स रहते हैं, रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं, बस उसका जो हेडिंग है ना वो बदल जाता है. ठीक है, चलिए अब ध्यान दो यहाँ पे. अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, ये देखिए क्या बोला गया रहा है. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर बताओ एज पर ऐसे 200. इजी है क्या बताना, बताइए जल्दी से. क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, FS होना चाहिए. और दूसरा क्या है यहाँ पे, रिपोर्ट प्लस कम्युनिकेट करो, ऐसा इसका दूसरा होना चाहिए. बराबर है. चलो सर आज के लिए करेंगे इतना. थैंक यू सो मच वंस अगेन. मिलते हैं मंडे को. कितने बजे? 7 बजे है ना मंडे को क्लास. अब हमारी क्लास शाम वाली कब है?